हेलो फ्रेंड्स, 29 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट ऑफर्स टू सेट द स्टेज फॉर पीस टॉक्स इन कश्मीर। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफर किया था कि कश्मीर वैली में पीस लाने के लिए वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, इंटरलोक्यूटर्स ला सकते हैं, इवन द जजेस आर रेडी, तो उससे हम नॉर्मलसी ला सके कश्मीर वैली में। तो गवर्नमेंट ने अब रिस्पॉन्स दिया है कि वो पीस टॉक्स सेसेशनिस्ट के साथ नहीं करेंगे, सेपरेटिस्ट जिनको अलग होना है, जो आजाद कश्मीर मांगते हैं, तो उनके साथ हम कोई टॉक्स नहीं करने वाले। ये क्लियरली गवर्नमेंट ने स्टेट कर दिया है। उन्होंने कहा है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अगर कोई डिस्कशन होना है तो वी आर रेडी। तो ये अब स्टेटमेंट आया है फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगला न्यूज आइटम है फ्लाइंग टू बिकम पेपरलेस सून। तो ये गवर्नमेंट ने नया प्लान अनाउंस करने वाले हैं, डिजी यात्रा। तो इस प्लान में ये होगा कि आपको ट्रैवलिंग के लिए कोई पेपर प्रिंट आउट कैरी करने की जरूरत नहीं होगी। सारे एयर पैसेंजर्स के पास डिजिटल बोर्डिंग पासेस होंगे जो एयरपोर्ट्स पे उनको मिलेंगे। तो उन इसके लिए या तो आधार या पासपोर्ट मैंडेटरी होगा। तो ये आपका जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है ऑफकोर्स वो यूज किया जाएगा विद द आधार नंबर और पासपोर्ट। तो ये प्रूफ इनफ होगा फॉर एंटरिंग इनटू द एयरपोर्ट। तो एक्चुअली इसका पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी 2015 में स्टार्ट किया गया है एट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। इवन मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट्स भी ये बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग अभी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एट द एंट्री गेट्स ऑफ द एयरपोर्ट। तो ये प्लान है, डिजी यात्रा प्लान। फिर अगला न्यूज आइटम है ट्रेन टिकट्स ऑन डिमांड बाय 2020। तो इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि ट्रेन टिकट रिजर्वेशन पैसेंजर्स के लिए ऑन डिमांड होगा सारी ट्रेन के लिए बाय 2020। तो ये एक्सपेक्टेड है कि तब तक डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जो है 2019 तक ये ओपन अप हो जाएगा। तो फ्लाइट सर्विसेज उधर चली जाएगी, मतलब जो गुड्स कैरी करते हैं, मतलब ट्रेन कैरी करते हैं पैसेंजर्स भी और गुड्स भी। तो गुड्स के लिए अगर सेपरेट फ्लाइट कॉरिडोर होगा तो कैपेसिटी ज्यादा आ जाएगी पैसेंजर्स के लिए, और इवन कैपेसिटी एडिशन किया जा रहा है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए हैं। तो उस वजह से पैसेंजर ट्रैफिक और इंक्रीज की जा सकती है, इसीलिए यहाँ पे फिर और टिकट्स पॉसिबल हो गए, रिजर्वेशंस और ट्रेन पॉसिबल हो गए, रिजर्वेशंस पॉसिबल हो गए, ट्रेन कन्वेंस। तो ये न्यूज है। तो फिलहाल जो है पैसेंजर ट्रैफिक काफी इंक्रीज हुआ है, इतने सालों में 1642% पैसेंजर ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है। मतलब 100% मतलब होता है डबल। तो 16.42 मतलब ऑलमोस्ट 16 टाइम्स हो गया पैसेंजर ट्रैफिक। इवन फ्राइट ट्रैफिक, गुड्स ट्रैफिक भी है 13.44 टाइम्स आप बोल सकते हैं इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे लेकिन जो कैपेसिटी एडिशन है रूट्स की, तो रूट पर किलोमीटर सिर्फ 23% इंक्रीज हुआ है। तो ये मतलब मिसमैच है। तो इसीलिए कैपेसिटी एडिशन काफी सारा किया जा रहा है, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी एम्फेसिस किया जा रहा है। तो ये काम चालू है। तो ये ओपन अप हो जाएगा तो फिर काफी सारा कैपेसिटी इंक्रीज होगा फॉर पैसेंजर्स, और इससे फिर आप टिकट रिजर्व कर सकते कोई ट्रेन का भी ऑन डिमांड। तो ये गवर्नमेंट का प्लान है, रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो फिलहाल भी जो रेल ट्रैक्स यूज कर किए जा रहे हैं उसमें से 2/3 पैसेंजर ट्रैफिक हैंडल करते हैं और सिर्फ 1/3 फ्राइट। और अगर रेवेन्यू देखा जाए कि रेवेन्यू कहाँ से ज्यादा आता है, तो 2/3 रेवेन्यू फ्राइट से आता है और 1/3 पैसेंजर से। लेकिन फिर भी फ्राइट को प्रायोरिटी कम दिया जा रहा है। तो इसीलिए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आ जाएगा तो दोनों को बेनिफिट होगा, फ्राइट को भी और पैसेंजर्स को भी। फिर अगला न्यूज आइटम है नाउ कर्नन बैन्स ट्रैवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये कैलकाटा हाई कोर्ट जज CS कर्नन के बारे में है, हमने इनको पहले भी डिस्कस किया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट ने इनके अगेंस्ट इनिशिएट किया है। ये 7 जज बेंच है जिन्होंने ये इनिशिएट किया है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पहली बार एक सिटिंग जज के अगेंस्ट हो रहा है। तो ये जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया गया है क्योंकि इन्होंने लेटर्स लिखे प्राइम मिनिस्टर को एलिजिंग की करप्शन है जुडिशरी में, और काफी सारे सिटिंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के अगेंस्ट उन्होंने करप्शन के एलिगेशंस लगाए हैं। तो इसीलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स के आप जुडिशरी को बदनाम कर रहे हैं, इसीलिए ये इनिशिएट किया गया है। तो ये जस्टिस CS कर्नन हैज बीन डिफाइंड। वो तो ये हियरिंग्स में नहीं आते 7 जज बेंच के सामने, और उल्टा उनको कहा गया कि आप हाई कोर्ट नहीं अटेंड करें, पर उन्होंने वो ऑर्डर को भी डिफाई किया सुप्रीम कोर्ट के। वो हाई कोर्ट अटेंड करते हैं और वहां पे वो ऑर्डर्स पास कर रहे हैं कि ये 7 जज बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, ये जजेस उनके सामने अटेंड करो। तो उनको वो कॉल कर रहे, तो वो उनको घर पे उनके हाउस में उनको ऑर्डर दिया था कि उनको अटेंड होना है, और उनके ऊपर चार्जेस ये लगाए जा रहे सुप्रीम कोर्ट बेंच के ऊपर कि ये उनके अगेंस्ट एक्शन ले रहे। दिस इज अगेंस्ट
the provisions of prevention of atrocities against SCs and STs. तो ST Prevention of Atrocities Act जो है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि CS कर्नन, जस्टिस CS कर्नन, ही इज एन SC. तो इस बेसिस पे उन्होंने इनको हियरिंग के लिए भी बुलाया. ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट जजेस गए नहीं, और अब उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि इनके ऊपर ट्रैवल बैन हो, इनको अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए अलाउड ना हो, ये 7 जज बेंच. तो ये आप देख रहे हैं कि एक हाई कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट जजेस को ऐसे चैलेंज कर रहा है. तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर्स नहीं है टू रेगुलेट कंट्रोल द जजेस. तो जजेस को इंडिपेंडेंस दिया गया. तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब उनको निकाल नहीं दे सकते, उनको सस्पेंड नहीं कर सकते, उनको सिर्फ रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि आप नहीं अटेंड करो कोर्ट क्योंकि प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं. बट ही इज डिफाइंड, वो नहीं मान रहे, तो और कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता. रिमूवल इज ओनली थ्रू इम्पीचमेंट. अगर जज को रिमूव करना है तो उसके लिए इम्पीचमेंट करना होता है इन द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए जाते हैं, वहां पे दोनों हाउस पास करेंगे तो इम्पीचमेंट होगा और ये जज रिमूव किया जा सकता है फॉर ऑल, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस भी और हाई कोर्ट के सारे जजेस भी. तो वही जस्टिस CS कर्नन कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स आप मेरे अगेंस्ट नहीं स्टार्ट कर सकते, आप मुझे इम्पीच कीजिए. तो ये स्टेटस है फिलहाल. तो ये रिसेंट जो लेटेस्ट डेवलपमेंट वो यही है कि इनके ऊपर 7 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच के अगेंस्ट हाई कोर्ट जज जस्टिस CS कर्नन ने ट्रैवल बैन लगाया कि वो अब्रॉड नहीं ट्रैवल कर सकते. फिर अगला न्यूज आइटम है स्मार्ट पेबल्स टू मॉनिटर एयर वाटर. तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रपोजल्स इनिशिएट किया है. तो यहाँ पे प्रपोजल्स उनको आए हैं फॉर सेंसर्स. तो उनको चाहिए लो कॉस्ट लो पावर सेंसर्स जो वाटर क्वालिटी को, एयर क्वालिटी को असेस कर सके. तो ये जो है उनको स्मार्ट पेबल्स कहा जा रहा है. तो ये टाइनी लो कॉस्ट सेंसर्स है. तो ये स्मार्ट पेबल्स एक सुडोनिम है, मतलब ये पेबल्स है तो शेप उनका कुछ भी हो सकता है, पर उनको नाम स्मार्ट पेबल्स ऐसे लिया गया है. तो यहाँ पे इनको सेंसर्स होंगे और ये पावर किए जाएंगे थ्रू सोलार या विंड, बिकॉज लो पावर है. तो सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, इवन फ्लोइंग वाटर या वेव मोशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन से ये पावर किए जा सकते हैं. ऐसे होगा एटलीस्ट 1 साल की इनकी लाइफ हो. तो ये लो कॉस्ट लो पावर सेंसर्स यूज किए जाएंगे. तो वाटर क्वालिटी जैसे कि बैक्टीरियल लेवल कितना है रिवर में या हैवी मेटल कंसंट्रेशन कितना है एटमॉस्फेयर में, ये सारा इससे पता चल सकता है. तो ये स्मार्ट पेबल्स हो गए और इनके लिए जो चिप होगी वो इंटेल प्रोवाइड करेगी. तो इंटेल चिप इनको पावर करेगी ये डिवाइसेस को. तो ये अब यूज किया जाएगा फॉर इवन गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट. फिर अगला न्यूज आइटम है माओइस्ट किल 2 ट्राइबल्स, सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्ट्रॉय 2 कैंप्स. तो माओइस्ट का जो अटैक हो रहा है हमने पहले छत्तीसगढ़ में देखा, अब ये मलकंगिरी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे भी माओइस्ट ने अटैक किया और यहाँ पे 2 ट्राइबल्स को मार दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पुलिस इन्फॉर्मर्स है. तो उस एलिगेशन पे इनको मार दिया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी 2 माओइस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया. यहाँ पे ये सेम रीजन में छत्तीसगढ़ ओडिशा, यहाँ माओइस्ट केसेस अब न्यूज में आ रहे. अगला न्यूज आइटम है नोटिस टू गंगा आफ्टर गेटिंग ह्यूमन स्टेटस. तो ये गंगा को ह्यूमन स्टेटस दिया गया था बाय उत्तराखंड हाई कोर्ट इन अराउंड Feb 2017. तो ये स्टेटस दिया गया ताकि दोनों गंगा और यमुना रिवर को, तो मतलब इनके प्रेजर्वेशन कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स लिए जा सके. दे देमसेल्व्स कैन बी लिटिगेंट्स पेटिशनर्स. तो जैसे ह्यूमंस ही लिटिगेंट पेटिशनर्स हो सकते हैं 2 साइड कोर्ट में आर्ग्यू करने के लिए, तो वैसे ये रिवर भी यहाँ पे हो सकती है. तो ये इसीलिए ये स्टेप लिया गया. तो ये एक्चुअली न्यूज थी कि न्यूजीलैंड की एक रिवर है वांगानुई रिवर, उसको ह्यूमन एंटिटी स्टेटस दिया गया था. दैट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिवर जिसको ह्यूमन स्टेटस दिया गया. मतलब वो ह्यूमन है तो वो भी लिटिगेशन कर सकती है. तो न्यूजीलैंड की कोर्ट ने ऑफकोर्स उसको स्टेटस दिया था. तो सेकेंड रिवर इंडिया में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना रिवर्स को ये लीगल एंटिटी स्टेटस दिया. उन्होंने इनके लिए कस्टडियन भी अनाउंस किए कि रिवर गंगा के लिए कस्टडियन कौन होंगे, मतलब उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा रिवर गंगा को. तो ये है चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी, मतलब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर. तो ये कस्टडियंस होंगे. तो अब अभी जो न्यूज है वो ये है कि रिवर गंगा के अगेंस्ट अब फर्स्ट लीगल नोटिस आया है. तो ये लीगल नोटिस ये क्वेश्चन कर रहा है, पेटिशनर ये क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे जो लैंड दिया गया है गंगा रिवर के ज्वाइनिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेंच, तो ट्रेंचिंग के लिए दिया गया है. ट्रेंचिंग मतलब कि गड्ढा है, नैरो गड्ढा ऐसे खोदते हैं जो एक पिच ट्रेंच बनाते हैं लंबा सा, तो उसको कंस्ट्रक्शन के लिए ये क्यों दिया गया है लैंड, तो इसको क्वेश्चन किया जा रहा है. तो ये लीगल नोटिस है. तो इसके ऊपर आगे डेवलपमेंट्स होंगे हम देखेंगे. अगला न्यूज आइटम है
सिक्योरिटी कॉस्ट रो हिट्स उड़ान फ्लाइट। तो ये उड़ान के बारे में है, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये जो स्कीम लॉन्च की गई है कि इसके अंदर पैसेंजर्स फेयर जो है डेजिग्नेटेड रूट्स के लिए 2500 पर आवर होगी। तो ये 50% एटलीस्ट सीट्स रिजर्व हो गए इन फ्लाइट्स में, जहाँ पे इसके अंदर ये उड़ान स्कीम के अंदर पैसेंजर्स अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्कीम के लिए 43 एयरपोर्ट्स अभी रिसेंटली हमने न्यूज में देखा था कि इनको डेजिग्नेट किया गया है, सिलेक्ट किया गया और इनको एयरलाइंस को अलोकेट किया गया जो यहाँ पे फ्लाइट्स फ्लाई करेगी। तो ये जो एयरपोर्ट्स अब रिवाइव किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे और एक कंसर्न जो रेज हो रहा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिएगा। तो एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी जो है वो या तो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स प्रोवाइड करती है, या तो फिर जो स्टेट पुलिस फोर्स है वो प्रोवाइड करती है। तो ये जो पुलिस फोर्सेस यहाँ पे सेंट्रल पुलिस फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स, यहाँ जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी सर्विसेज, तो ये सारी सिक्योरिटी फोर्सेज आते हैं होम मिनिस्ट्री के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को ये सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होम मिनिस्ट्री को पैसा देना होता है। तो फिलहाल ऑलरेडी इंडिया में 98 फंक्शनल एयरपोर्ट्स है, तो इनके लिए ऑलरेडी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री को 800 करोड़ और पेंडिंग है जो उनको देना है, पेमेंट करना है। तो अब जो ये नए 43 एयरपोर्ट्स आए हैं इनके लिए सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो वो क्वेश्चन अब आ रहा है। तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि इसका पैसा कॉस्ट जो है वो पैसेंजर्स को ही बेयर करना पड़ेगा, पर इसको ऑब्जेक्ट किया गया इसके ऊपर क्योंकि इससे फिर पैसेंजर फेयर इंक्रीज हो जाएगा और उड़ान स्कीम का पूरा जो पर्पस है वो फिर वो नहीं आएगा, मतलब पैसेंजर फेयर्स को ही मिनिमाइज करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो इसीलिए यहाँ पे डेडलॉक है। तो अब PMO शायद इसमें इन्वॉल्व होगा और आगे इसमें डेडलॉक कैसे ये रिजॉल्व होता है हम देखेंगे, न्यूज में आएगा। तो वो ये स्टेटस है फिलहाल उड़ान स्कीम का कि सिक्योरिटी कॉस्ट कौन बेयर करेगा। तो ये है, आप देख सकते हैं 98 फंक्शनल एयरपोर्ट्स में से 59 को CISF कवर दिया गया है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर कवर दिया गया है। तो ये है उड़ान। तो अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स है जो अभी फिलहाल 43 सिलेक्ट करे गए हैं और भी सिलेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2500 फॉर 1 आवर जर्नी, तो अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए। अगला न्यूज आइटम है मनी लॉन्ड्रिंग में बी मेड क्रिमिनल ऑफेंस। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के अंदर इसके प्रोविजंस है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिकली मतलब होता है कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट, कि आप काला धन सफेद बना रहे। तो अब ये काला धन आया कहाँ से, तो काला धन कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से आया होगा। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पुलिस फोर्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो इसके ऊपर FIR रजिस्टर करेगी, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वॉल्व होती है, तो उनको वेट करना पड़ता है कि पहले FIR रजिस्टर हो, पुलिस फोर्सेस रजिस्टर करे, फिर हम मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करें कि पहले वो ब्लैक मनी है वो तो प्रूव हो, ऐसे उसका तो इनिशिएशन लिया जाए, मतलब एटलीस्ट FIR तो रजिस्टर हो। तो अब SIT भी जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑन ब्लैक मनी, उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये वेट नहीं करना चाहिए, उनको मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन विदाउट वेटिंग फॉर एनी FIR रजिस्टर्ड उनको इनिशिएट करने पॉसिबल होना चाहिए। तो इसीलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोजल कंसिडर कर रहे हैं वो कि मनी लॉन्ड्रिंग को एक स्टैंड अलोन क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए, कि मनी लॉन्ड्रिंग इटसेल्फ इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो मतलब ब्लैक मनी का सोर्स क्या है वो अलग चीज है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग किया गया तो वो इटसेल्फ क्रिमिनल ऑफेंस होगा और इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनिशिएट करेगी। तो इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अमेंडमेंट्स करने की जरूरत होगी। तो ऑलरेडी ये लॉज है इन USA UK, मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनल ऑफेंस ही डिफाइन किया गया है। तो हमको भी अपने अमेंडमेंट्स यहाँ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में करके डेफिनेशंस चेंज करने होंगे। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो ये जो ब्लैक मनी होता है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जाता है। तो ये कहाँ से आया है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्रिमिनल एक्टिविटी से आया है, तो उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं। तो वो यहाँ पे भी ये डेफिनेशन चेंज करना होगा ताकि इसको फिर कन्फिस्केट अटैच किया जा सके ये सारे प्रोसीड्स को। तो ये न्यूज है। अगला न्यूज आइटम है साइप्रस कॉल्स फॉर एक्शन अगेंस्ट बैकर्स ऑफ वायलेंस फैक्ट्रीज। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और साइप्रस प्रेसिडेंट की मीट रिसेंटली हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए अगेंस्ट वायलेंस फैक्ट्रीज, तो इनडायरेक्टली रेफरिंग टू पाकिस्तान ऑल्सो। तो साइप्रस और इंडिया के क्लोज रिलेशंस है। साइप्रस हमको सपोर्ट करता है फॉर परमानेंट मेंबरशिप UN सिक्योरिटी काउंसिल में, इवन हमारे NSG मेंबरशिप, नेशनल न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप के लिए भी साइप्रस स्ट्रांगली सपोर्ट करता है हमको। इवन हमारे
इन्वेस्टमेंट्स में साइप्रस का एक की रोल है। हमने अपना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी साइप्रस के साथ मॉडिफाई किया है, लेकिन साइप्रस इज इवन प्रेजेंटली द 8th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। तो साइप्रस इज कंसिडर्ड टैक्स हेवन भी है वो, तो इन्वेस्टमेंट्स काफी यहाँ से आते हैं। और हमने रिसेंटली जो अभी फिलहाल जो मीटिंग हुई उसमें 4 अग्रीमेंट्स साइन किए गए, तो उनमें से है ऑन एयर सर्विसेज है, फिर मर्चेंट शिपिंग एक्सेट्रा के ऊपर ये MOUs साइन किए गए। फिर अगला न्यूज आइटम है इंटरनेट लिंक इश्यूज में डिले GST। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इम्प्लीमेंट करना है बाय 1 जुलाई, तो ये डेडलाइन रखी गई है, लेकिन इसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क इन प्लेस होना चाहिए, GST नेटवर्क। तो ये GST नेटवर्क के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, और इंटरनेट कनेक्टिविटी इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे कंसर्न्स है। तो इसीलिए अब रेवेन्यू सेक्रेटरी ने ये कनेक्टिविटी इश्यूज सामने लाए हैं टू टेलीकॉम सेक्रेटरी। उन्होंने कहा है जो प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए हैं टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी उनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, और ये डेडलाइन मीट करने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने कहा है कि एक सीनियर ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाए टू लुक इनटू सुपरवाइज ऑल दीज कनेक्टिविटी रिलेटेड इश्यूज इन नॉर्थ ईस्ट। तो कनेक्टिविटी क्यों चाहिए? क्योंकि GST सर्वर होगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा विद द स्टेट डेटा सेंटर। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो ऑफिसेज होंगे वैल्यू एडिशन टैक्स के लिए, GST टैक्स के लिए, उनको कनेक्ट करने होंगे। इवन प्रोसेसिंग रिटर्न्स वगैरह जो होते हैं, इवन जो डीलर्स होंगे उनको भी अपना सारा इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट करनी होगी। तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी जरूरी है। तो ये GST नेटवर्क इज द बैकबोन, वो इंटरनेट इज द की। तो ये एक कंसर्न अब रेज हो रहा है कि ओवरऑल होना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट को भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो ही ये फुलफिल हो पाएगा। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया टू सील पैक्ट विथ रशिया लेड ग्रुपिंग। तो ये है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, मतलब यूरोप एंड एशिया। तो रशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट यहाँ मर्ज होता है। तो इवन बेलारूस यूरोप में ही आता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। तो बेलारूस, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अर्मेनिया, ये 5 मेंबर्स है इन यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन। तो ये 2014 में रिसेंटली एस्टैब्लिश किया गया है। तो अब इंडिया इनके साथ FTA कर रहा है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो इंडिया चाहती है कि उनके मार्केट्स डाइवर्सिफाई हो, उनको लिए नई मार्केट्स ओपन हो, तो इसीलिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इनिशिएट किया गया है। तो ये काफी पोटेंशियल है यहाँ पे ट्रेड इंक्रीज करने के लिए। तो ये है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो ये 2014 में एस्टैब्लिश किया गया और एनफोर्स हुआ सिंस 2015। तो दिस इज फॉर फ्री मूवमेंट, कि ये 5 कंट्रीज के बीच में गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, पीपल फ्रीली मूव हो सके। और अब इंडिया इनके साथ FTA इंप्लीमेंट करेगी। फिर लास्ट न्यूज आइटम है अ सेफर अल्टरनेटिव टू लिथियम आयन बैटरीज। तो ये US नेवल रिसर्च लेबोरेटरी के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने निकल जिंक बैटरी डेवलप किया है। तो ये 3D जिंक स्पॉन्ज यूज करते हैं। तो जब जिंक 2D में भी होता है तो उसमें जब करंट फ्लो होता है तो डेंड्राइट्स डेवलप हो जाता है और शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ 3D जिंक स्पॉन्ज ये स्ट्रक्चर यूज किया गया है और निकल जिंक बैटरीज बनाई गई है टू रिप्लेस लिथियम आयन बैटरीज। सो लिथियम आयन बैटरीज आर द कॉमन बैटरीज जो हम यूज करते हैं फॉर आवर स्मार्टफोन्स, फॉर लैपटॉप्स वगैरह। तो ये लिथियम आयन बैटरीज में एक कंसर्न ये है कि इनको फायर लग सकता है, तो फायर प्रोन है। तो इसलिए निकल जिंक जो है वो सेफ है। तो लिथियम की वजह से फायर हो सकता है, तो इसीलिए निकल जिंक बैटरी जो बनाई गई है वो भी सेम पोटेंशियल है उनका, एनर्जी कंटेंट भी उनका सेम होगा जैसे लिथियम आयन का है, रिचार्जेबिलिटी भी उतना ही अच्छा है, और सेफ्टी इशू यहाँ पे कंसर्न रिजॉल्व होता है कि ये फायर प्रोन नहीं है। तो अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, निकल जिंक बैटरीज डेवलप की गई। तो लिथियम आयन बैटरीज का भी एडवांटेज ध्यान दिया गया है कि हाई एनर्जी डेंसिटी है, ज्यादा पावर इन स्मॉलर पैकेज, हायर वोल्टेज वो पास कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग करंट अलाउ कर सकते हैं, शेल्फ लाइफ ज्यादा है, मतलब हर महीने में उनका सिर्फ 5% डिस्चार्ज होता है, तो लाइफ उनकी लंबी चलेगी। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े, बैटरी टेम्परेचर यहाँ पे मॉनिटर करना जरूरी है, तो इनको सील करके रखना लिथियम आयन बैटरीज को जरूरी है। जैसे हमने देखा फायर हो सकता है, तो ये हैजार्डियस मटेरियल भी है, तो इसीलिए ये रेगुलेशंस इनके लिए चाहिए, फायर प्रोन है। तो अब ये लिथियम आयन बैटरीज की जगह अगर निकल जिंक बैटरीज होगी तो ये काफी सेफ होगी और इनकी भी लाइफ ज्यादा होगी, रिचार्जेबिलिटी होगी, एनर्जी कैपेसिटी भी अच्छी होगी। तो ये न्यूज आइटम है। तो यही है आज की न्यूज आइटम्स। थैंक यू।